हाँ देखिए, यहाँ पे मैं प्रश्न बैंक 2021 जो न्यू प्रश्न बैंक आई है उसमें से बता रहा हूँ। अध्याय 1 विषय गणित कक्षा 10 और हिंदी मीडियम है, ये एमपी बोर्ड। ठीक है, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। तो देखिए सवाल है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करो। इन्होंने दोनों बोल दिए कि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ये 2 अंक का पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, एक ही बात पूछी जाएगी, या तो एलसीएम ज्ञात करो या एचसीएफ। इसीलिए यह लगा है, क्योंकि 2 अंक में दोनों चीज़ें नहीं पूछेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 पे ये सवाल है। ठीक है, बुक में। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हल करने का देखो जो एलसीएम है वो तो हमें सीधे सीधे आता है। देखो 2 विधि में आपको बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि यही होती है, जैसे 6 है, 72 है और 120 है, तो एलसीएम का तरीका तो ऐसे ही होता है। एलसीएम सब लोगों को पता ही है। देखो 2 से अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो 2 से कैंसिल करता हूँ, तो देखो 2 तिया 6। अब 72 है तो ये 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 तिया 6, तो 1 बचेगा, 2 छक्के 12। अब ये 2 छक्के 12, ये 0 यहाँ लगा दो। अब फिर 2 से कैंसिल करो, 3 तो नहीं कटेगा। अब 2 से 3 का 3 रहेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा, 16, 2 अट्ठे 16, और ये 2 तिया 6। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से काट दो, 3 नहीं कटेगा, 2 नम 18, और ये 30 है तो 15 दूनी 30। फिर अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 2 से नहीं काटना, 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15। फिर 3 से ये 3 कट जाएगा, एक तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 के लिए 5 से ही काटना पड़ेगा, एक एक ऐसे ही रहने दो, 5 एकम 5। तो एलसीएम के लिए तो ये विधि है सीधे, देखो इन सबको लिख लो और सबका इंटू कर दो। कैसे करना है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 तिया नहीं आ रहा तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 चौको 12 की 2, 1 आसे लाई, 3 6 1 7 72 गुणा। अब यहाँ तक आ गए, अब 5 में गुणा करो उसका, 5 दूनी 10 की 0, 1 आसे लाई, 5 7 35, 1 36। तो ये कितना आएगा, 360। ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ का क्या है, एचसीएफ देखो, एचसीएफ ये एलसीएम के लिए था। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लिखो, 6, 72, 120। ठीक है, इनको अलग अलग ही हल करना पड़ेगा। थोड़ी दूरी पे लिख लेते तो सही रहता, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। ठीक है, 6 है, फिर 72 है, और फिर 120 है। ठीक है, अब देखो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 से कैंसिल करो तो यहाँ कितना आएगा, 36। फिर 2 से काटो 18, फिर 2 से 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और ये लिख देंगे 2 गुणा 3, फिर लिखेंगे 72 और ये सब लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 120 और लिख देंगे ये सब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब देखो क्या करना है तुम्हें, इन तीनों में जो आ रहा है वही एचसीएफ होगा। देखो तीनों में ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है तीनों में, और देखो बाकी अगर मान लो इन दोनों में 2 मिल रहा है तो इधर नहीं है, ये 2 और 3 ही दो सब में मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए सब। समझ गए ना, तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, तो ये एचसीएफ आएगा। अब अगर तुम सोचो कि हम इस विधि में अगर एचसीएफ ज्ञात करें, तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ, ऐसा मैंने बताया था, अभी थोड़ा ध्यान में नहीं है, मैं थोड़ा करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे 2, 1 मिनट, 3 2 बार आया है, और ये 2 2 जो 2 बार आए हैं ये और ये, ठीक है ना, ये 2 बार आए हैं। अगर इनका गुणा तुम सीधे सीधे करो, ये अब जरूरी नहीं हमेशा सही हो, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि 3 दूनी 6, यहाँ से एचसीएफ आपको मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा।
कि ये 2 बार आए हैं ये दोनों, ऐसे कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। और सवालों में करके देखना तब मानना इसको कि मैंने ऐसे ही बता दिया, इसको ऐसे मत मान लेना। ये तरीका ठीक है ना, ये तो आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, अब प्रश्न नंबर 6 बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है यदि HCF इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है तो LCM इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना। ये प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अपने चैनल पे है ये प्लेलिस्ट में पार्ट 1 के पूरे वीडियो उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 अंक का ये पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो 7th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये प्रूव करना है। इसमें देखो 3 कैटेगरी आती हैं, √3 का पूछ सकते हैं, √2 का पूछ सकते हैं, √5 का। बस ये ही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या तो √3 या √2 या √5। एक आपने समझ लिया, समझ लो, अब तीनों कर लोगे। भाषा आपको वही लिखनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, यानी इसको बिल्कुल ऐसे समझ लेना, अगर यहाँ पे √5 होगा तो भी कर लोगे, √2 होगा तो भी कर लोगे। मैं इस तरह समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसको समझो। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सिद्ध करो कि √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब तुम्हें ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे। लिखा है इसके विपरीत माना। √3 क्या है? एक परमेय संख्या है। इसके विपरीत ये मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल यही भाषा रखनी है हमें। या √5 हो तो अभी मैंने बताया था, वहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा बस। अब देखो इसके विपरीत माना, ये हमने लिखा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसे 2 पूर्णांक a और b, a b की जगह p q ले सकते थे। a और b इस तरह लेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a/b लिखा है, ये b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब आगे तो यहाँ पे √3 की बात हो रही, तो √3 इक्वल टू ये जो हमने 2 पूर्णांक लिए a/b लिख दिए। ठीक है, अंश और हर के रूप में, तो ये परमेय संख्या के रूप में लिख दिए ना, परमेय संख्या ऐसी होती है। अब जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, ज़्यादा भाषा न लिख के हमने लिख दिया a और b कैसी है? सहभाज्य संख्याएं जिनमें एक कॉमन होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 इसका वर्ग हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 बराबर a² बटे b²। ठीक है, b² का इसमें गुणा कर देंगे तो 3b², इसके नीचे एक मान लेंगे इसे, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो बराबर a²। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का भाग a² में दे सकते हैं हम। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो b² बराबर a² बटे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? a², तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि a² 3 से विभाजित है, ठीक है, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। आपको ऐसे लिखना है, भाषा इस तरह लिखनी है। a² जो है वो 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा, ये प्रमेय द्वारा इतना ही लिख देना, और नहीं लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमेय द्वारा। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 मान लेना, और ये a 3 से विभाजित हो रहा है, इसको मान लेना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मैंने इसलिए माना कि इसको जरूरत पड़ेगी सवाल में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ, देखो यहाँ पे अब हम क्या इस एक ही जगह पे रखेंगे कुछ, तो a बराबर, अब यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू 3 है, तो a बराबर 3c लेने पर ऐसे लिख दो, चलो, या फिर a बराबर 3c लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह ये 3c वैल्यू, अगर यहाँ पे, अब सुनो, अगर यहाँ पे √5 होता तो यहाँ पे a बराबर कितना लेते? 5c। √2 होता तो a बराबर 2c लिखते। इस तरह तुम्हें लिखना है। ठीक है, अब देखो a बराबर 3c लेने पर क्या होगा? इसका a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब देखो समीकरण 1 में इस a का मान रख दो, तो ये क्या है? 3b²। देखो 3b² और एक ही जगह पे क्या आ जाएगा? 3c। एक ही जगह पे आएगा 3c का स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, तो 3b का स्क्वायर,
अब वर्ग है तो क्या होगा, 3 तिया 9 सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बराबर 3 सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 3 का इसमें भाग दे देंगे बी स्क्वायर में, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो 3 से कट रहा है, तो बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ये लिख देंगे। बी स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इस पूरे को समीकरण 3। तो देखो आप समीकरण 2 में क्या था, ए 3 से विभाजित है, और समीकरण 3 में क्या है, बी 3 से विभाजित है। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या हो रहा है, देखो समीकरण 2 और 3 से ये हो रहा है कि ए और बी दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी भाषा ज़्यादा लिखी है किताब में, उतनी भाषा ना लिख के हम सीधे, हमने समीकरण 2 और 3 में, अब टीचर इतना तो पढ़ ही लेगा कि ये दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसको न लिख के हम क्या लिखेंगे, सीधे जब ये दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं तो ये इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी सहवास संख्या हैं, तो लिखेंगे यह इस बात का विरोधाभास है कि ए और बी सहवास संख्याएं हैं, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो हमने कल्पना की थी त्रुटिपूर्ण कल्पना, उसका ये खंडन करती हैं। ठीक है, यानी कि जो हम सोच के चले थे, अतः जो हम मानकर चले थे, ये उसके विपरीत है। अतः जो हम मान कर चले थे, थोड़ा सरल लैंग्वेज में लिखा देते हैं, ये उसके विपरीत है। अतः सीधे सीधे लिख दो, अब ज़्यादा नहीं लिखो, इतना काफ़ी है। अतः लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टू सेम आप इसी पैटर्न पे √2 √5 को भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसके भी वीडियो अलग से देख लेना। इस टाइप का एक क्वेश्चन तो ज़्यादातर आता ही आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, काफ़ी हद तक ये पूछा ही जाता है। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 8 बता रहा हूँ आप, और इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी 4 अंक का ही था, ये भी 4 अंक का है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम इसको भी, क्योंकि ये टाइप एक ना एक आता ही है। ये भी उसी टाइप का ही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था 7th वाला, 4 अंक का ये भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 का ही आएगा, और उदाहरण नंबर 11 है ये बुक में। ठीक है, यहाँ लिखा है दर्शाइए कि 3√2 एक परमेय संख्या। ये थोड़ा और सरल है देखा जाए तो उस क्वेश्चन की अपेक्षा। देखो हम क्या लिखेंगे, माना, अब इसके विपरीत मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे जहां 3√2 बराबर a/b, और यहाँ लिख देंगे जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 का इसमें भाग दे दो, या √2 अकेला रह जाने दो, तो √2 = a/3 का इसमें डिवाइड दे दिया, 3 का इसमें, तो 3b, तो ये 3 का इसमें भाग दे दिया, b के साथ में आ जाएगा 3b। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि a, 3, b, ये a, 3 और b कैसी है, पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक हैं, अतः अब अंश और अंक में दोनों पूर्णांक है, तो ये एक परमेय संख्या होगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, इसमें इस तरह से भाषा लिखनी थोड़ी आपको। अतः ये एक परमेय संख्या। अब जब ये परमेय संख्या है तो ये √2 भी तो होगी परमेय संख्या, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब लिखेंगे यहाँ पे लेकिन √2 तो परमेय है ही नहीं है, तो लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई √2 हमें मालूम है, √2 √3 √5 ये कैसी अपरिमेय, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो दिया था हमें 3√2 परमेय नहीं होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर ये उत्तर आ जाएगा। काफी आसान है, आपको इतना लिखना है बस, ठीक है ना। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 है। अब यहाँ पे लिखा है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF, मतलब जो संख्याएं दी थी ना 6 20, उसको दोबारा यहाँ ऐसे ही लिख दिया है HCF 6 20 और LCM 6 20 ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। और ये जो है प्रश्न नंबर 9 उदाहरण नंबर 6 में 6 है आपकी बुक में, उदाहरण नंबर 6, ठीक है। तो चलो इसको ज्ञात करते हैं, काफ़ी आसान है। तो देखो हल, पहले हम HCF के लिए 6 और 20 को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दाम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो देखो 6 को ऐसे लिख दो, 2 गुणा 3, और 20 को 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो दोनों में 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, इन दोनों में केवल 2 ही मिल रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा है वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब महत्तम समवर्तक 2। एक तो ये आंसर आ गया। अब LCM के लिए अलग से मत ज्ञात करो, LCM इसी में से हो जाएगा ज्ञात। जो दोनों में मिल रहा है उसको केवल एक ही बार लिखो, समझ में आ रही बात। इसको 2 को एक ही बार लिखो, बाकी जो बचे उनको अलग से लिख दो। जैसे ये 3 बचा, जैसे ये 2 और 5 बचे, इनको लिख दिया। फिर समझना इन दोनों में जो 2 मिला वो एक यहाँ लिख दिया एक बार। फिर ये 3 2 5 बचे, 3 2 5 ये रहे, ठीक है। अब गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ये LCM आ गया 60 आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है 96 और 404 का LCM ज्ञात करो, इन्होंने ये बोला है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो उदाहरण नंबर 7 पे है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको इसमें क्या किया है, सिर्फ ये पूछ लिया कि LCM ज्ञात करो। जो उदाहरण दिया है उसमें ये बोला है कि आपको HCF ज्ञात करना है पहले, फिर LCM ज्ञात करना है उसके थ्रू, ठीक है, सूत्र लगा के। तो वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा इसमें पूछा है वैसा मैं बता देता हूँ, उसमें सिर्फ LCM पूछा तो LCM बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो 96 और 404 LCM के लिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 से काट देंगे। देखो 2 8 16, सॉरी 9 है ना, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और एक बचा 2 8 16। अब ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 0, फिर 2 एकम 2, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है, ये 12 बार कटेगा और ये कैंसिल नहीं होगा 2 से, तो 101 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से 2 छक्के 12, 101 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से काट, 2 तिया 6, 101 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 101 ऐसे ही रहेगा। अब 101 से कैंसिल होगी संख्या, 101 एकम 101, ठीक है। अब इसके बाद LCM क्या होगा, इन सबका गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 1 2 3 4 5 बार। अब 3 और 101 गुणा 3 गुणा 101, तो इन सब का गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तो यहाँ तक आया, और इसका भी इन दोनों गुणा अलग से कर लो। तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 0 0, फिर 3 एकम 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अलग से कर लेते हैं गुणा। ये आ जाएगा 9 6 9 6, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 11वां, ये है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, प्रश्नावली 1.2 का 5वां क्वेश्चन है,
ये मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगा, जिससे कि आपको आप वहाँ से सीधे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका अध्याय 1 जो है ये कंप्लीट हो रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप पेपर के जो गैप है, 6-7 दिन का गैप इसमें है, 7 दिन का है पूरा गैप, तो उसमें ये शॉर्ट में आपको देखने में अध्याय 1 का रिवीजन पूरा देखने में बड़ा काम आएंगे। ये वीडियो बहुत काम आएंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उनको भी बताना कि आप ये देख सकते हैं। और आपको जो है वीडियो कौन कौन से देखने हैं, जैसे मान लो मैं आपकी हेल्प, संस्कृत के भी मेरे वीडियो हैं, देख सकते हो आप, ठीक है ना। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो कुछ हिंदी की भी हेल्प करूँगा मैं, ठीक है। हाँ देखिए, प्रश्न बैंक अध्याय 1। प्रश्न बैंक में जो भी दिया गया है, जो अभी न्यू प्रश्न बैंक आई है नए ब्लूप्रिंट के आधार पर, उसका अध्याय 1, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। गणित कक्षा 10। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सही कौन सा है, ठीक है। ये 1 अंक के आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, OT, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। क्या कैसे आ रहा है ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आना। अब ये लिखा है 96 और 404 का HCF आपको बताना है, महत्तम समावर्तक HCF, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है। देखो इसकी 2 विधि होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक होती है भाग विधि। तो दोनों से समझ लेते हैं, जिसको जो आसान लगे उसी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, देखो 96 है और 404 है, ठीक है। तो यहाँ 2 से काट दो इसको, 2 चौको 8, अब 9 है तो 1 बचा, ये 16 होगा, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीय 6 और 3 एकम 3। अब इसको 2 से काटो, देखो 2 दूनी 4, ये 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2। अब 101 तो कटेगा नहीं किसी संख्या से, तो हम 101 को 101 से ही काटेंगे, इतने एक बार कटेगा ही। अब इन दोनों में मिलाओ तो देखो ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2, और कुछ नहीं मिल रहा है। इन दोनों में मिलनी चाहिए, क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहे हैं और ये वाले 2 मिल रहे हैं, और तो कुछ मिल नहीं रहा। जो दोनों में मिल रहा है वो होता है HCF। तो इसका जो HCF है वो क्या आएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। इसका HCF कितना है, 4, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन आएगा। अब इसको भी समझ लो, भाग विधि कैसे। भाग विधि में क्या करते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, 404। 404 में भाग दोगे आप किसका, 96 का। अब 96 को तुम 100 मान लो लगभग, इसे समझने के लिए 100 चौको 400 होता है, तो इसका भाग 4 बार जाएगा, ऐसा अंदाजा हमें लग जाएगा, ठीक है। तो 4 बार इसका भाग जाएगा, 4 6 24 की 4, 2 हाथ से लाई, 4 9 36 37 38, 4 में 4 गए 0, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं बचा। चलो ठीक है 20। अब इस 96 को क्या है, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे और 20 से भाग देंगे। अब ये रूल रहता है, ठीक है। तो 20, अब 20 पंचे 100 होता है, तो 5 बार तो ये वैसे ही नहीं कटेगा, 4 बार, 20 चौको 80। अब 6 बचा ये, और 9 में से 8 गए, 1 16 बचे। अब ये 20 यहाँ उतार लेंगे फिर से, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 से ज़्यादा हो रहा है, तो 16 एकम 16। अब 20 में 16 गए तो कितने बचे, 4। अब ये 16 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, 4 चौको 16। अब जब 0 बचा आखिरी में, तो इसका मतलब जिस संख्या से आखिरी में इसको काटा है वही HCF है, यानी आखिरी में से 4 से भाग गया है आखिरी में, तो HCF कितना आया, 4, ठीक है। ये 2 मेथड है आपके HCF ज्ञात करने के लिए, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब दूसरा जो है इसमें लिखा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो HCF 8 है और LCM पता करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF, ये सूत्र होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका LCM और HCF का गुणा
ये दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 32, यहाँ पे लिखो 32 बराबर एलसीएम पता करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 8, 8 लिख दिया, 8 का इसमें भाग दे दो, 8 चौको 32, कितना आया एलसीएम 4 आया, यानी इसका आंसर ए है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसकी प्रश्न नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहे हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q, ठीक है, तो P एवं Q तथा P बराबर ये दिया है और Q बराबर ये दिया है, और ये कह रहे हैं कि एलसीएम इसका पता करना है, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ये P का मान जो है वो लिखेंगे और Q का मान लिख देंगे a पे घात 3 B। अब एलसीएम जैसे हमने अभी पहले एलसीएम वो ज्ञात किया था, अब एलसीएम इस तरह ज्ञात करेंगे, दोनों को लिख लिया हमने। एलसीएम जैसे हम संख्याओं का ज्ञात करते हैं वैसे इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ a से भाग दो पहले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a यहाँ से हट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक a कम हो जाएगा, a पे घात 3 है तो a पे घात 2 हो जाएगा, और ये b तो रहेगा। अब की बार क्या करेंगे हम, अब b से भाग देंगे, b मतलब यहाँ b से इसका भाग देंगे तो एक b कम हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, b यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, अब फिर से b से हम यहाँ पे b लिखेंगे तो b से ये b कट जाएगा, एक आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बचा तो अब a स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, तो अब देखो एक और a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, इन सबका इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर क्या होगा, देखो a गुणा b, देखो a गुणा b फिर गुणा b फिर a स्क्वायर। तो अब इसको देखो a स्क्वायर और a का गुणा होगा तो a पे घात 3 आ जाएगा, और b का दो b है तो इसमें क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है a पे घात 3 b स्क्वायर, यानी कि सी वाला आंसर है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं हम, खाली स्थान भरो, ठीक है। तो इसमें लिखा है √3 एक संख्या है, तो √3 देखिए जो संख्या, अब जैसे √4 है तो √4 का स्क्वायर रूट यानी कि इसका 2 होता है, ठीक है, इसका वर्गमूल 2 होता है ना, लेकिन √3 का ऐसे वर्गमूल सीधे सीधे नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, इसको हल करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी संख्या, ये संख्या अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती, ठीक, अपरिमेय संख्या, यहाँ आएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, वैसे डिटेल में अगर देखेंगे तो ये है p/q को, तो इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, 2/1 मान लेंगे, लेकिन अब इसको ये रूट से भी हटनी चाहिए ना, अब ये रूट से तो ये हट नहीं रही है, ऐसे सीधे सीधे रूट में नहीं होनी चाहिए थी, तो इसीलिए ये इस फॉर्म में ये तो आ रहा है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं आ पा रही इस तरह से, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको अपरिमेय संख्या माना है। अब परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों कैसी होती हैं, देखो परिमेय अपरिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं, और सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर, जो पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, तो इसका आंसर आएगा वास्तविक संख्याएं, पहले से ही लिखा है, ठीक है। अब HCF और LCM का गुणा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या है a और b, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा a गुणा b, आ गया उत्तर, ठीक है। अभी हमने सूत्र पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे लिखा है यदि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, और यहाँ पे HCF पूछा है इनका, HCF क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो a पे घात 3 y स्क्वायर और कॉमा x स्क्वायर y पे घात 3, ये लिखा है, ठीक है। यहाँ x जो है, x की जगह a तो नहीं है कुछ, इसमें एक मिनट देखता हूँ, शायद कुछ गलत लिख गया क्या, यहाँ पे एक a नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है, x पे घात 3 y स्क्वायर और x स्क्वायर y पे घात 3, ठीक है। अब ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, x पे घात 3। अब देखो HCF में दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो यहाँ से x पे घात 2 इधर है, इधर भी है, क्योंकि यहाँ घात 3 है तो x पे घात 2 तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, और y पे घात 2 और यहाँ पे y पे घात 2 कॉमन लेंगे तो एक y बचेगा, तो ये दोनों चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे ये y पे घात 2 कॉमन आ गया, यहाँ से y बचेगा, ठीक है। ये जो कॉमन आया है उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं कॉमन, ये HCF होता है, तो HCF आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर,
बस हो गया आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप देखिए प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सवाल भी हैं, यहाँ लिख देंगे सत्य, ये बात सत्य है। ठीक है, अब दूसरा देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे रूढ़ में है, और भी कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे और भी तरीके हैं। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, √2 को भी दिखाया जा सकता है, संख्या रेखा पर तो दिखाया जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं हम। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लो। तो देखो यहाँ पे मैं गिनती लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, चलो 20 तक गिनती लिख ले। देखो इसको तो ना भाज्य में गिनते हैं ना भाज्य में, इसे छोड़ दो। ठीक है, अब जिसपे ये 2 और किसी संख्या से कट रहा है क्या, और किसी से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटती है या 1 से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या है 2। अब 2 से जो कट रही है वो भाज्य संख्या होंगी। 2 से कौन कौन सी संख्या कट जाएंगी, 2 दूनी 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये जो कट गई हैं वो कैसी हैं, भाज्य हैं। ठीक है, अब ये 3 नहीं कटी तो 3 अभाज्य है, 3 दूनी 6 3 3 9, 9 को भी काट दो, 3 चौको 12 3 पंचे 15 भी काट दो। अब 5 का पाड़ा पढ़ो, 5 भी अभाज्य है, 5 दूनी 10 कटा हुआ है पहले, 5 3 15 5 चौको 20, ये सब कैंसिल है। अब 7वां देखो, 7 दूनी 14 7 21 है ही नहीं। अब उसके बाद 11, ये जितने बचे हैं ये सब कैसे हैं, ये सब अभाज्य है। यहाँ पे मैं लिख दूं जो गोले के अंदर है ये कैसे हैं, अभाज्य, और जो क्रॉस ऐसे कटे हुए हैं कोई भी संख्या वो कैसी है, भाज्य। समझ गया ना। अब तुम ये समझ गया कि भाज्य कौन सी है अभाज्य कौन सी है, इतना क्लियर हुआ। कई बार इसमें डाउट रहता है इसीलिए मैंने बता दिया। अब देखो अब पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करो, भाज्य आ रहा है क्या, देख लो। अब देखो 2 अभाज्य संख्या जैसे ये है 3 और 2, तो 2 गुणा 3, ये 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, इनका गुणा करो, ये दोनों अभाज्य हैं। अब 3 दूनी कितना हो गया, 6, 6 कैसा है, देखो 6 तो क्या है, 6 भाज्य, तो वो सही बात है ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया सकता है, सत्य है। क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पे भाज्य आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। देखो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का जरूरी नहीं कि वो प्रसार अशांत आवर्ती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसे डिटेल में ना बता के इसको ऐसे ही समझ लो। अभी इसको असत्य है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसको और समझ लो। परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q को, अब देखो q p/q यानी कि p/q ये जो संख्या है ये अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है, इसे जल्दी समझ लेते हैं बस। तो ये अगर 2 पे घात n और 5 पे घात m का मतलब 2 या 5 से कट रही है संख्या, उसके गुणज में आ रही है, तो फिर क्या होगा, ये शांत होता है ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कैसा प्रसार है, शांत होगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ वीडियो। अब आगे हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। आप देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और अब इन 4 में से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका उत्तर मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। अंक गणित का जो प्रमेय है वो क्या है, वो प्रमेय ये है, प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य अभाज्य मैंने इससे पहले थोड़ा बताया था, आपको याद होगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हमने अभी 2 गुणा 3 किया था, 6 आया था। एक उदाहरण मैंने लिया था 2 गुणा 3 तो 6 आया था। ये दोनों कैसे हैं, ये अभाज्य हैं। ठीक है, और इन दोनों को गुणनफल किस में व्यक्त हो रहा है, भाज्य में हो रहा है ना। ठीक है, तो वही ये बता रहा है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब और भी कोई क्रम ले सकते हो अभाज्य संख्या का, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम, जैसे
ये तो ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ये आप इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसको 2-3 बार, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन से। देखो, यदि ए व बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, एक से शुरू होती है आगे तक जाती है। ठीक है, तब HCF एवं LCM का क्या संबंध है? सूत्र क्या था? LCM गुणा HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है। तो अब इस सूत्र के हिसाब से क्या होगा, दो संख्याएं क्या है, ए और बी है। दो संख्याएं क्या है, ए और बी, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, LCM गुणा HCF बराबर क्या आएगा, ए गुणा बी। तो ये आंसर आ जाएगा ए इंटू बी, LCM इंटू HCF बराबर ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन, यदि रूट p एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो p कौन सी संख्या है? अब देखो यहाँ पे रूट में अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं, ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ऐसा अपरिमेय संख्या में तो ऐसा नहीं लिख सकते ना, अपरिमेय है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट में या तो 2 हो, या तो रूट 3 हो, या रूट 5 हो। यानी कि जो ये अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये कैसी संख्या होनी चाहिए, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये क्या है, ये 2, 3, 5 ये सब कैसी अभाज्य हैं, भाज्य नहीं होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा p कौन सी संख्या है, तो ये लिखेंगे p अभाज्य संख्या है, p अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या होगी तभी तो रूट p अपरिमेय होगा, नहीं तो परमेय नहीं हो जाएगा। नहीं तो 4 में तो 2 आ रहा है तो फिर परमेय हो जाएगा, परमेय कैसे रहेगा, समझ गए ना। अब देखो तीसरा, यदि p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है, ये कह रहे हैं, तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये प्रमेय है, तुम्हारी किताब में दी हुई है। ठीक है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। ये एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर ऐसे आपको देने हैं। ठीक है, और इसे थोड़ा याद रखना, 1-2 बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये OT वाला जो सेक्शन है वो कवर हो गया। अब आगे देखते हैं हम।